इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 4th वीक के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को डिस्कस कर रहे थे। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनमें जो क्लेम है वो किस प्रकार का होता है, और एक हिंट ये भी आया था कि टोटल कितने काइंड्स के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उस पॉसिबिलिटी पे भी नज़र डाली गई थी। फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने के लिए क्या तरीके होते हैं, उसके मार्कर्स बताए गए थे। कब किसी टर्म को सब्जेक्ट टर्म कहते हैं और कब किसी टर्म को प्रेडिकेट टर्म कहते हैं। इसको बताने के उपरांत आप कुछ प्रैक्टिस भी किया गया था कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर, उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने का। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की क्या होती है। क्वालिटी किसको कहते हैं और क्वांटिटी किसको कहते हैं, इसके लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्वालिटी इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ एवरी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिटरमिन्ड बाय वेदर द प्रोपोजिशन अफर्म्स और डिनाइज क्लास इंक्लूजन। Thus the every categorical proposition is either affirmative in quality or negative in quality। तो हमने देखा कि जब क्वालिटी की बात करते हैं एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के, तो किसी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के द्वारा इंक्लूजन को अफर्म किया जाता है या डिनाई किया जाता है, तो इस बात को हम कहते हैं उस कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की क्वालिटी। जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की क्वालिटी हुई, इस तरह से दो प्रकार की क्वालिटी हुई, एक तो अफर्म करने का, दूसरा डिनाई करने का। तो जो अफर्म करना है उस क्वालिटी को कहते हैं अफर्मेटिव, और जो डिनाई करने का है उसको कहते हैं निगेटिव। तो ये दो ही संभावनाएं होती हैं, एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की दो ही क्वालिटी हो सकती है, अफर्मेटिव या निगेटिव। अब देखते हैं क्वांटिटी क्या होती है एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की। एन एट्रीब्यूट ऑफ एवरी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिटरमिन्ड बाय whether the proposition refers to all members or only to some members of the class designated by its subject term. Thus every categorical proposition is either universal in quantity or particular in quantity। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर क्वांटिटी क्या होती है एक स्टेटमेंट की, इस पर विचार करें तो एक स्टेटमेंट की एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की मेनली क्वांटिटी ये चीज़ बताती है कि उस स्टेटमेंट के द्वारा जो उसका सब्जेक्ट टर्म है, उस सब्जेक्ट टर्म के द्वारा जो डेजिग्नेटेड क्लास है उसके कितने मेंबर्स, ऑल मेंबर्स या सम मेंबर्स की बारे में क्लेम हुआ है। तो ये जो डिसीजन है वो इस आधार पे होता है, या ये डिसीजन जब आता है उसमें ये जो नंबर आता है कि कितने मेंबर्स, ऑल और सम, ये डिसाइड करता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। यानी कि सब्जेक्ट क्लास के मेंबर्स की क्वांटिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट क्लास के मेंबर्स की क्वांटिटी, यानी कि कितना नंबर है। ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो सब्जेक्ट क्लास के सभी मेंबर्स की बात हो सकती है, या तो सब्जेक्ट क्लास के कुछ मेंबर्स की बात हो सकती है। इसको ऐसे भी अगर कोई प्रश्न कर दे कि क्या एक मेंबर्स की बात नहीं हो सकती, दो मेंबर की बात नहीं हो सकती, तो इस तरह से स्पेसिफिक नंबर में बात करना, वो जो भी 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं जब हम कहते हैं कुछ मेंबर्स के बारे में क्लेम। तो चाहे एक मेंबर के बारे में क्लेम करें, 10 मेंबर के बारे में क्लेम करें, वो सभी बातें हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये कुछ मेंबर्स के बारे में क्लेम है। तो सब्जेक्ट क्लास के जो सब्जेक्ट क्लास के मेंबर्स, कितने मेंबर्स के बारे में क्लेम स्टेटमेंट में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में हुआ है, इससे उस कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की क्वांटिटी निर्धारित होती है। और ये क्वांटिटी निर्धारण करने का जो आसान सा तरीका है वो ऑल या सम से डिसाइड करते हैं। और अगर क्वांटिटी को बताने के लिए कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ इंडिकेटर्स आते हैं, तो उसमें 3 टर्म्स आपको जनरली क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी को बताने वाले टर्म्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं, उनको क्वांटिफायर बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 क्वांटिफायर्स आपको किसी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में देखने को मिल सकते हैं। एक तो है ऑल। मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्लेन सेंस में जनरल बिना उसको
अगर स्टैंडर्ड वे में जब ऑल यूज़ किया जाता है तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट को बताने के लिए आता है, लेकिन कभी कभी ऑल से हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ ऑल आ जाए वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट ही है। फिर दूसरा एक क्वांटिफायर आता है नो। नो भी एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, लेकिन ये यूनिवर्सल निगेशन करने के लिए आता है। और एक तीसरा जो क्वांटिफायर होता है वो सम। तो इस तरह से जनरली हमको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में ऑल, नो और सम, ये 3 क्वांटिफायर्स देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं, जिनकी बात की गई कि वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कितने काइंड्स के हो सकते हैं, तो इस चर्चा के आई कि 4 काइंड्स हो सकते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के। जनरली वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, जो यूनिवर्सल इंक्लूजन करे, यूनिवर्सल एक्सक्लूजन करे, या पार्शियल इंक्लूजन करे, या पार्शियल एक्सक्लूजन करे। तो ये चारों प्रकार के जितने भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होते हैं, उन सब का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक मानक आकार होता है, एक ढांचा होता है, जिसमें वो जब भी प्रेजेंट होते हैं, आते हैं हमारे सामने तो आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, जब उसमें स्टेटमेंट्स कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को रखें तो वो मानक आकार में आए, लेकिन जब हम लॉजिशियंस उनके साथ डील करते हैं तो हमारे लिए हम उनको पहले मानक आकार में रख लेते हैं, ताकि कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न न क्रिएट हो। In ordinary English, there are numerous ways categorical propositions can be expressed. To simplify and provide greater uniformity in discussing categorical syllogisms, we introduce the notion of a standard form categorical proposition. यहाँ पर कहा गया कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए और उनके बीच यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स एक ख़ास प्रकार के आर्गुमेंट्स होते हैं, जिनकी स्टडी हम लोग आने वाले वीक्स में करेंगे और उस समय समझेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कब किसी आर्गुमेंट को कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कहा जाता है, ये सब चर्चा आगे विस्तृत रूप से की जाएगी। एवरी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हैज़ 4 पार्ट्स। हर कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाए तो उसमें 4 हिस्से होने चाहिए, 4 पार्ट्स होने चाहिए। पहला जो आता है वो है क्वांटिफायर, जिसको कि मैंने बताया कि 3 क्वांटिफायर्स यूजुअली देखने को मिलते हैं, ऑल, नो, सम। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्लास नहीं बल्कि सब्जेक्ट टर्म आएगा, जो कि सब्जेक्ट क्लास को डिनोट करेगा। देन एक कपुला होगा और लास्ट में एक प्रेडिकेट टर्म होगा। तो इस तरह से द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज एज फॉलोज: क्वांटिफायर, सब्जेक्ट टर्म, कपुला एंड प्रेडिकेट टर्म। इसमें आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा टर्म आया है कपुला। कपुला क्या होता है? कपुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जोड़ने वाला, कपुलेट करने के लिए जो आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म को जो जोड़ने के लिए आता है वो यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज में टू बी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। सो एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी दैट सर्व्स टू कनेक्ट द सब्जेक्ट टर्म एंड द प्रेडिकेट टर्म ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज कॉल्ड कपुला। अब हम आगे चलते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जिन 4 पॉसिबिलिटीज़ की बात हुई थी, जिन 4 पॉसिबिलिटीज़ की बात इसलिए हुई थी कि 4 ही प्रकार के और केवल 4 प्रकार के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हो सकते हैं। तो हम वो प्रकारों को कैसे प्राप्त करते हैं ये समझेंगे। उसकी प्रक्रिया होती है एब्स्ट्रैक्शन की, यानी कि एक काइंड के जितने भी स्टेटमेंट हैं उन सब के कंटेंट को अगर रिमूव करके हम उनकी जगह एक आर्बिट्ररी सिंबल रख के उसका फॉर्म एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह कह सकते हैं कि एक टाइप का जो स्टेटमेंट है, 4 प्रकार में से एक प्रकार का जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है या उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखता है, ऐसा बता सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन, और फिर चूँकि वो बार बार हम उसके टाइप को रेफ़र करेंगे तो इसके लिए उन चारों टाइप्स को नाम दे दिया जाता है लॉजिशियंस के द्वारा, ताकि जब भी आसानी से उनको रेफ़र किया जा सके उन नाम के थ्रू। Since it will be useful
to talk about standard form categorical propositions without having to talk about specific subject and predicate terms. We let S stand for the subject term and we let P stand for the predicate term. Then the 4 standard form categorical proposition types can be represented as below. We also list the single capital letter that is the traditional name for each proposition type and specify the proposition's quantity and quality. अब हम यहाँ देखते हैं कि आपके सामने जो एक स्क्रीन पर दिख रहा है कि A, E, I और O ये 4 लेटर्स यूज़ किए गए हैं जो हमारे 4 काइंड्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं उनको नाम देने के लिए। और इस एक एक काइंड में जितने स्टेटमेंट्स होते हैं उन सब को एब्स्ट्रैक्शन करके जो उसका स्ट्रक्चर निकाला गया है। एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमें एक नाम देना हो टेबल किसी चीज़ का, तो वो टेबल नाम जो है केवल एक चीज़ पर लागू नहीं होता है, वो टेबल नाम बहुत सारे टेबल्स पर लागू होता है। लेकिन जब हम टेबल किसी चीज़ को कहते हैं तो वो टेबल नाम किसी चीज़ के लिए लेते हैं और वो नाम बहुत सारी चीज़ों पे लागू होता है। तो ये कैसे होता है इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि चूँकि वो नाम देने से पहले उन सभी चीज़ों वो सभी चीज़ें जो टेबल टर्म से डेजिग्नेट हो रही हैं, बताई जा रही हैं, उनको एब्स्ट्रैक्शन करके फिर उसको नाम दिया गया है टेबल। और इसका मतलब ये होता है कि चाहे वो लकड़ी का टेबल हो, चाहे प्लास्टिक का टेबल हो, चाहे स्टील का टेबल हो, चाहे वो गोल टेबल हो, चौकोर टेबल हो, ये सब जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके जो उस किसी पर्टिकुलर टेबल में ही पाए जाते हैं उनको रिमूव करके, यानी कि उसके कंटेंट्स को, उनकी स्पेशलिटी को रिमूव करके उनकी जो जनरलिटी है उसको एक्सट्रैक्ट करके उनको चूँकि नाम दिया गया है, और यानी कि उनका एब्स्ट्रैक्शन करके उसका जो नाम दिया गया है, इस वजह से वो नाम उन सारे टेबल्स पे अप्लीकेबल है। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स जो कि एक ही काम करते हैं, वो काम मान लीजिए कि यूनिवर्सल इंक्लूजन का काम करते हैं। तो वो सारे स्टेटमेंट्स जितने भी हैं दुनिया में, जितने भी हमारे डिस्कोर्स में आते हैं, उन सब की अगर एक कैटेगरी बनाई जाए तो उन सब की कैटेगरी को हम नाम दे सकते हैं कि ये एक टाइप के स्टेटमेंट हैं। लेकिन ये नाम देने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उनका एब्स्ट्रैक्शन करें, उनमें जो स्पेसिफिक कंटेंट्स हैं उनको रिमूव करें। और वो रिमूवल के लिए हमने क्या किया कि सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट टर्म की जगह जो भी कंटेंट आ रहा है उन सब को इग्नोर करते हुए हमने वहाँ पर एस लिया है, और जो प्रेडिकेट टर्म की जगह पे जो भी स्पेसिफिक कंटेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स में, उनको इग्नोर करने के लिए हमने उन सब को पी से रिप्लेस कर दिया है। और इस तरह से हम देखेंगे कि उन सब का जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा वो होगा ऑल एस इज़ पी, जो कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्वांटिटी और क्वालिटी को बताएगा। और यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसके थ्रू यूनिवर्सल इंक्लूजन का काम किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा ए टाइप का स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका स्ट्रक्चर ऑल एस इज़ पी होता है और वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, जो कि यूनिवर्सली इंक्लूजन को क्लेम करने के लिए आता है। इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया के थ्रू हम बाकी यूनिवर्सल एक्सक्लूजन, पार्शियल इंक्लूजन और पार्शियल एक्सक्लूजन वाले स्टेटमेंट्स की भी एब्स्ट्रैक्शन और नेमिंग कर सकते हैं। और फिर हमें जो एब्स्ट्रैक्शन के बाद स्ट्रक्चर मिलता है वो यूनिवर्सल एक्सक्लूजन वाले स्टेटमेंट का नो यस इज़ पी ये स्ट्रक्चर मिलता है, और जो कि जिसके की क्वांटिटी और क्वालिटी यूनिवर्सल नेगेटिव होती है। और इस एब्स्ट्रैक्शन के पश्चात जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम लॉजिशियंस ने कन्वेंशनली नाम दिया हुआ है ई। इसी प्रकार से जो अगला हमारा पार्शियल इंक्लूजन को बताने के लिए स्टेटमेंट आए हुए हैं जितने भी, और एक ही काम करने के लिए जितने भी स्टेटमेंट आए हैं उनका अगर एब्स्ट्रैक्शन करें तो हमको जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है वो होता है सम एस इज़ पी। और ये जो सम एस इज़ पी है, ये स्ट्रक्चर में जितने स्टेटमेंट्स होते हैं वो सभी की क्वांटिटी और क्वालिटी पर्टिकुलर अफर्मेटिव होती है।
और इस क्वांटिटी और क्वालिटी और स्ट्रक्चर को रखने वाले जो स्टेटमेंट है उसको लॉजिशियंस ने नाम दिया है आई। अगला जो टाइप बचता है सम एस इज़ नॉट पी के स्ट्रक्चर का आता है, जो कि पार्शियल एक्सक्लूजन को बताने के लिए जितने भी स्टेटमेंट है उनका एब्स्ट्रैक्शन करने पर हमको ये स्ट्रक्चर मिलता है। और ये जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू हमेशा जो इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी होती है वो पर्टिकुलर नेगेटिव होती है। इसको लॉजिशियंस ने जो नाम दिया है वो लेटर असाइन किया है ओ। ये जो चारों ए ई आई ओ दिए गए हैं उसकी वजह बस ये थी कि जो लैटिन में आई अफर्म कहा जाता है वो कहा जाता है अफिर्मो वर्ड से, और अफिर्मो वर्ड में जो पहला वोवेल है वो ए है और दूसरा वोवेल है आई। तो इसलिए जो इंक्लूज़न है आई अफर्म को बताने यानी इंक्लूज़न को कहना, तो उसके लिए जो पहला और दूसरा लेटर है तो यूनिवर्सल इंक्लूज़न के लिए ए ले लिया गया, पार्शियल इंक्लूज़न के लिए आई ले लिया गया। इसी तरह लैटिन में आई डिनाई इसको कहने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है नेगो, और नीगो जो वर्ड है उसमें पहला जो वोवेल है वो ई है और दूसरा वोवेल है ओ। तो यूनिवर्सल एक्सक्लूजन को बताने के लिए यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए ई लेटर ले लिया गया, और पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए जो पार्शियल एक्सक्लूजन बताते हैं उसके लिए जो इसका दूसरा वोवेल है नीगो का वो ओ ले लिया गया। तो ये एक कन्वेंशनल मैटर है जो कि आज के समय पे ट्रेडिशन बन चुका है, और जो भी लॉजिशियंस लॉजिक पढ़ते हैं वो इनको बार बार रेफ़र इन्हीं लेटर्स से करते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से ये दिमाग में बैठा लेने की ज़रूरत है कि कौन सा लेटर किस टाइप के स्टेटमेंट को बताता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग टाइप में जितने भी दुनिया में डिस्कोर्स में स्टेटमेंट्स आते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, उनको अलग अलग टाइप में अगर सॉर्टिंग करें तो 4 टाइप होते हैं। चारों को हमने नाम दे दिया ए ई आई ओ। अब थोड़ा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लें ये पहचानने के लिए कि कब कौन सा स्टेटमेंट को ए कहेंगे, कब किसी को आई कहेंगे, कब ओ कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा अभ्यास कर लें तो ये बात दिमाग में और मजबूती से बैठ जाएगी। तो अभी हम चलते हैं थोड़े प्रैक्टिस सेट की तरफ। अभी हम देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने होंगे और वो स्टेटमेंट्स किस टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है इसका निर्णय हम लोग 1 by 1 करेंगे। Some historians are extremely gifted writers whose works read like first-rate novels। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पार्शियल इंक्लूजन बताया जा रहा है पहली कैटेगरी के मेंबर्स का दूसरी कैटेगरी में। और पार्शियल इंक्लूजन जब भी बताया जाता है तो हमको पता है कि ऐसे जो पार्शियल इंक्लूजन बताने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं, और पर्टिकुलर अफर्मेटिव को जो लेटर असाइन किया गया है वो है आई। अगला स्टेटमेंट ऑल हार्ड लाइन एडवोकेट्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट आर पीपल हु विल बी रिमेंबर्ड। इसमें आप देख रहे हैं कि एक क्लास के सभी मेंबर्स का दूसरे क्लास में इंक्लूजन किया जा रहा है। जो हार्ड लाइन एडवोकेट्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट ये कैटेगरी है, इसके ऑल मेंबर्स का कहा जा रहा है आर पीपल हु विल बी रिमेंबर्ड। इस दूसरी कैटेगरी में इंक्लूजन किया जा रहा है। तो ऑल मेंबर्स ऑफ फर्स्ट कैटेगरी आर claim to be included in the second category, and that is why because this statement claims of universal inclusion of the members of one category into another category, and that is why this statement is of type A. Let's take another statement. No harmful pesticides or chemical defoliants were genuine contributions to the लॉन्ग रेंज एग्रीकल्चरल गोल्स ऑफ द नेशन। इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि क्वांटिफायर नो आ रहा है। तो इससे क्वांटिफायर नो जब भी आता है उससे हमको एक हिंट मिल जाता है कि ये यूनिवर्सल डिनायल है, यूनिवर्सल निगेशन है। तो यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट की तरह आ रहा है, लेकिन फिर भी
हम इसके मीनिंग को समझेंगे, और मीनिंग को समझते हैं तो देखते हैं कि जो पहली कैटेगरी है हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और केमिकल डिफोलिएंट्स वर, ये जो पहली कैटेगरी है वो दूसरी कैटेगरी से एक्सक्लूड की जा रही है यूनिवर्सली। दूसरी कैटेगरी है जेन्युइन कंट्रीब्यूशंस टू द लॉन्ग रेंज एग्रीकल्चरल गोल्स ऑफ नेशन। तो उनकी जो कैटेगरी है दूसरी, उससे पहली कैटेगरी को पूरी तरह चूँकि एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो क्लेम कर रहा है वो यूनिवर्सल निगेटिव का है, यानी कि इसके लिए जो लेटर हमने लिया है लॉजिशियंस द्वारा लिया जाता है वो लेटर है ई। तो ये ई टाइप का स्टेटमेंट हुआ। एक दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, सम यूनिकॉर्न्स आर नॉट एनिमल्स फाउंड इन द जू। कुछ यूनिकॉर्न्स ऐसे एलिमेंट्स नहीं हैं जो कि चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न्स की जो कैटेगरी है उसके कुछ मेंबर्स का एक्सक्लूजन किया जा रहा है दूसरी कैटेगरी जो कि एनिमल्स फाउंड इन द जू की कैटेगरी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पार्शियली एक्सक्लूजन किया जा रहा है, और इस पार्शियल एक्सक्लूजन को नोटिस करने के उपरांत आप आसानी से बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ओ टाइप का है। लेट्स टेक अनदर स्टेटमेंट, ऑल न्यू लेबर सेविंग डिवाइसेस आर मेजर थ्रेट्स टू द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उसके लिए मेजर थ्रेट क्या बताया जा रहा है? ऑल न्यू लेबर सेविंग डिवाइसेस को बताया जा रहा है। तो ऑल न्यू लेबर सेविंग डिवाइसेस आर समथिंग, ये जब बोला जा रहा है तो इससे पता चल रहा है कि पहली कैटेगरी के सभी मेंबर्स को दूसरी कैटेगरी में इंक्लूड किया जा रहा है। तो पहली कैटेगरी के सभी मेंबर्स को जब दूसरी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है तो इसको आप कह सकते हैं कि ये इंक्लूजन है, यूनिवर्सल इंक्लूजन है। और यूनिवर्सल इंक्लूजन को बताने के लिए जो टाइप के स्टेटमेंट लेते हैं हम, वो स्टेटमेंट ए टाइप का होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ सम सोल्जर्स आर नॉट ऑफिसर्स। इस स्टेटमेंट में सोल्जर्स कैटेगरी के कुछ मेंबर्स का एक्सक्लूजन ऑफिसर्स कैटेगरी से किया जा रहा है। और इस तरह से जब ऐसा किया जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि चूँकि एक कैटेगरी के कुछ मेंबर्स को दूसरी कैटेगरी से एक्सक्लूड किया जा रहा है, यानी कि पार्शियली एक्सक्लूजन हो रहा है यहाँ पे। तो जो पार्शियल एक्सक्लूजन है उसको बताने के लिए जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो उसकी पर्टिकुलर निगेटिव उसको बोलते हैं। और पर्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट के लिए जो लेटर आता है वो लॉजिशियंस के द्वारा जो कन्वेंशनली लिया गया लेटर है वो ओ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट वी कैन टेक इज़ ऑल हु हैव सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग द इम्पॉसिबल आर सिटीजन्स। इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि एक कैटेगरी है ऑल के बाद जो आ रही है हु हैव सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग द इम्पॉसिबल। ये एक कैटेगरी के ऑल मेंबर्स को क्लेम किया जा रहा है कि वो दूसरी कैटेगरी जो कि सिटीजन्स की है उसमें इनका यूनिवर्सली इंक्लूजन किया जा रहा है। तो पहली कैटेगरी के सभी मेंबर्स का इंक्लूजन चूँकि दूसरी कैटेगरी में किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए जब भी ऐसा किया जा रहा है, जिस भी स्टेटमेंट में ऐसा किया जाता है, तो उन सभी स्टेटमेंट को हमने कैटेगराइज करके रखा है ए टाइप के स्टेटमेंट्स में। तो इसलिए ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, जिस काइंड से बिलोंग करेगा स्टेटमेंट कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के, वो ए टाइप का होगा। अगला स्टेटमेंट, नो एक्रोबेट इज़ वन हु लिफ्ट हिमसेल्फ बाय हिज ओन बूटस्ट्रैप्स। इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि एक्रोबेट क्लास का पूरी तरह से एक्सक्लूजन किया जा रहा है, नो एक्रोबेट। तो वो एक्रोबेट क्लास के मेंबर्स का पूरी तरह से एक्सक्लूजन किया जा रहा है। और किससे किया जा रहा है? उस क्लास से जिसको कह सकते हैं कि वन हु कैन लिफ्ट हिमसेल्फ बाय हिज ओन बूटस्ट्रैप्स। तो इस क्लास के मेंबर्स, इस क्लास से पूरी तरह जो एक्रोबेट की कैटेगरी के मेंबर्स हैं उनसे एक्सक्लूजन किया जा रहा है। तो इस तरह इस स्टेटमेंट में का जो फॉर्म है यूनिवर्सल एक्सक्लूजन होने की वजह से इस स्टेटमेंट का फॉर्म ई होगा। लेट्स टेक अनदर स्टेटमेंट, सम ड्रग्स दैट आर वेरी इफेक्टिव व्हेन प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड आर सेफ रेमेडीज़ दैट ऑल मेडिसिन कैबिनेट शुड कंटेन। तो इसमें स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि ड्रग्स दैट आर वेरी इफेक्टिव व्हेन प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड, इस कैटेगरी के मेंबर्स, सम मेंबर्स का जो इंक्लूजन किया जा रहा है दूसरी कैटेगरी जो कि है सेफ रेमेडीज़ दैट ऑल मेडिसिन कैबिनेट शुड कंटेन। इस कैटेगरी में
तो चूँकि पार्शियली इंक्लूड किया जा रहा है एक कैटेगरी के मेंबर को दूसरी कैटेगरी में, इसलिए इस कैटेगरी को कहेंगे कि ये पार्शियल इंक्लूजन बताने वाली जो स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट जहाँ भी आता है उस स्टेटमेंट का टाइप बताया जाता है, वो स्टेटमेंट आई टाइप का स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में स्टेटमेंट्स को ये समझने का प्रयास किया कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में जो हमारे मोस्टली मैक्सिमम 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस बनते हैं, उनमें उनकी खासियत क्या होती है, कब किसी स्टेटमेंट को ए टाइप का कहते हैं, कब किसी स्टेटमेंट को ई टाइप का, कब ओ टाइप का और आई टाइप का कहते हैं। इस तरह इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।